तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जरा सोचें, जब मोबाइल नहीं था, जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जब डीएनए और बाकी सारी चीज़ें नहीं थी, तब किसी केस को सुलझाने के लिए पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आज ये सब कुछ थाली में परोस कर रख दिया गया। मोबाइल है, सीसीटीवी कैमरा है, आपके मोबाइल टावर के ज़रिए आपका लोकेशन पता चल सकता है, आपके मैसेजेस, आपके कॉल रिकॉर्डिंग। घर से बाहर आप निकलें, 50 कदम चलें, किसी न किसी कैमरे में कैद हो जाएंगे। तो आजकल के ज़माने में, ये आजकल के जो पुलिस वाले हैं, उनके लिए केस सुलझाना वाकई बड़ा आसान है। आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले जो एक चैलेंज हुआ करता था। आज की कहानी ऐसी एक मुश्किल भरे केस की कहानी है जिसमें न कोई गवाह, न कैमरे में कोई कैद, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं, न मोबाइल फ़ोन, कुछ भी नहीं। अब मैनुअली, यानी अपने मुखबिरों के ज़रिए या अपने दिमाग से पुलिस को एक केस को सुलझाना था। ये कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक महिला रहा करती थी। उम्र 68 साल हो गई थी और नाम था मैरी लुकास। मैरी लुकास रहने वाली केरल की थी, लेकिन करीब 30 सालों से बेंगलुरु में रहती थी। उसकी वजह ये थी कि बेंगलुरु में वो अपना एक पीजी चलाती थी, पेइंग गेस्ट, और उसका नाम था होमली होम। और बहुत ही मतलब ऐसी एक दमदार लेडी थी, आसपास के लोग भी उन्हें मानते थे, और जब पीजी में जो सारी लोग रहते थे वो भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। मैरी लुकास के 2 बेटे थे। एक जिजिन लुकास जो एक बीपीओ सेंटर चलाता था, और दूसरा स्तिनिजोद लुकास जो कि चेन्नई में ही एक कंपनी में काम करता था। तो दोनों बेटे साथ में, एक बाहर रहता था और एक चेन्नई में मां के साथ, और उसी पीजी के साथ इनका अपना घर था। 29 अप्रैल 2014 की बात है। दोपहर का वक्त था, 3 बजे के करीब। मैरी लुकास अपने इसी पीजी से बाहर निकलती हैं, कुछ पड़ोसियों से बात करती हैं, वापस अपने घर में चली जाती हैं। 1 घंटा बीतता है, शाम के 4 बज गए। रूटीन था दोनों बेटों का, क्योंकि माँ की उम्र थी, 68 साल बुजुर्ग थी, तो वो हर 2 घंटे में एक बार कॉल करके घर पे ज़रूर पूछ लेते थे। तो उन्होंने घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन किया, पर मैरी ने फ़ोन नहीं उठाया। चूँकि सितनौत खुद चेन्नई में रहता था, तो उसे बड़ा अजीब लगा कि नहीं उठाया। उसी वक्त फिर दूसरे भाई का भी फ़ोन आया उसके पास, और कहा कि मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है। और जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेटों की ये ड्यूटी में शामिल था कि वो अपनी माँ को एक बार ज़रूर फ़ोन करते थे। तो अगले आधे घंटे तक जब फ़ोन नहीं उठा, तो फिर स्तिनोद जो है वो अपने दफ्तर से सीधे घर के लिए निकलता है, और घर आता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाता है। अंदर का मंजर देखकर चीख पड़ता है। उसकी मां मैरी लुकास बेड पर पड़ी थी। उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे, मुंह पे टेप था, और जान बाकी नहीं थी। वो बदहवास बाहर निकलता है, शोर मचाता है। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है। अब पुलिस जो है लाश को देखती है। मुंह ब्राउन रंग के टेप से बंधा हुआ था, और साथ ही टेप के अंदर कपड़े भी ठूंसे हुए थे मुंह में, और उसके ऊपर टेप लगाया गया था। फिर पता चला कि आमतौर पर मैरी लुकास एक गले में चेन पहनती थी और अंगूठियां पहनती थी सोने की, वो गायब था। बेटे ने रिपोर्ट लिखाई, या पुलिस ने मामला दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। अब सबसे पहले पुलिस ने आसपास देखना शुरू किया। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था इस होमली होम के इर्द गिर्द, जिससे पता चल सके कि किसकी एंट्री है, किसकी एग्जिट है। दूर दूर तक देख लिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे ने पुलिस की मदद नहीं की। मोबाइल, पता चला कि मैरी लुकास मोबाइल यूज़ ही नहीं करती, घर में लैंडलाइन है। आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया तो उनमें से कोई नहीं। एक ने बताया कि 3 बजे हमने आखिरी बार देखा, और 4 बजे बेटे का फ़ोन आया। मतलब जो कुछ हुआ 3 से 4 के दरमियान में हुआ। अब सारी पूछताछ जारी है, लेकिन कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा।
तब फिर पुलिस ने कहा कि हाल के वक्त में बेंगलुरु में जितने भी एल्डरली कपल या बुजुर्ग महिला या पुरुष का कत्ल हुआ है उन केसेस को देखते हैं। अब उन्होंने उन केसेस को खंगालना शुरू किया। कुछ उसमें कातिल पकड़े गए, पुलिस जेल तक गई, उनसे पूछताछ की। कुछ बाकी अंडर ट्रायल कैदी थे, उनसे पूछताछ की। ऐसे गैंग के पास पहुंचे जो खासतौर पर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं, उनसे पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। मैरी लुकास का कत्ल एक रहस्य बना हुआ था। धीरे धीरे हफ्ता बीता, महीना बीता, पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में मैरी लुकास चूंकि केरल की रहने वाली थी और वहाँ पे बहुत पॉपुलर थी, उनके अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन के साथ रिश्ते थे। कई महीने बीत गए, बेंगलुरु पुलिस केस को सुलझा नहीं पा रही। तब फिर उनके बेटों ने केरल में अपने संपर्क से कांटेक्ट किया और कहा कि इस तरीके से अभी हमें पता ही नहीं चल रहा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। तो कहते हैं कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने फिर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा कि इस केस में आप प्लीज़ मदद कीजिए जांच करने में। अब इसके बाद पुलिस वालों पर भी प्रेशर आना शुरू हुआ, यहाँ तक कि उस वक्त के जो वहाँ एडिशनल कमिश्नर थे उन्होंने आईओ को बुलाकर ये कहा कि अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो इसको फिर हम सीआईडी को सौंप देते हैं, और या फिर तुम्हें लगता है कुछ नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दो, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। बट आईओ ने कहा कि नहीं साहब, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग केस है। अब चौतरफा दबाव, पुलिस ने हर तरह से फिर से नए सिरे से छानबीन शुरू की। ये भी पता किया कि मैरी लुकास के अपनी फैमिली में से तो कोई किसी से झगड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी केरल में क्या है, दोनों बेटों का सब कुछ ठीक है। लेकिन हर जांच एक एंड पर जाकर खत्म हो जाती है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस ने आसपास के सारे जितने ऐसे क्रिमिनल थे या जो बुजुर्गों को मार चुके थे उन सबको कई कई बार टटोला, कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, लगभग 1 साल अब पूरा होने वाला था। 29 अप्रैल 2014 को मैरी का कत्ल हुआ था और अब फरवरी 2015 आ चुका था। फरवरी 2015 में अचानक इस केस के आईओ को एक खबर मिली थी। खबर ये कि बेंगलुरु के इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक वार्थर पुलिस स्टेशन है और उस वार्थर पुलिस स्टेशन के एरिया में 65 साल की एक लेडी का कत्ल हुआ है जिनका नाम था मंजुलम्मा। मंजुलम्मा का कत्ल हुआ और मंजुलम्मा के कत्ल के बाद घर से कातिल करीब 10 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी अपने साथ ले गए। यह खबर जब अखबार में भी आई और इस थाने के लोगों को पता चला, आईओ को, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ थी जिसने थोड़ा सा इनके कान खड़े हुए, वो ये कि 65 ईयर ओल्ड लेडी और सारे गहने भी लूट लिए, सेम मैरी लुकास की तरह। लेकिन फिर जब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो एक ऐसी चीज़ उस थाने के पुलिस वाले ने बताया जिससे आईओ को लगा कि मुझे फ़ौरन वार्थर थाना जाना चाहिए। उसने कहा कि जो लाश मिली थी मंजुलम्मा की, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पे ब्राउन टेप लगा हुआ था। जैसे ही ब्राउन टेप की बात सुनी, आईओ को लगा कि तो सेम मैरी लुकास के साथ हुआ था, मतलब तरीका एक था। उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं। अब वो वहां पहुंचते हैं, लाश को देखते हैं। जो ब्राउन टेप था लगभग सेम था जो मैरी लुकास को मारने के बाद मुंह पर चिपकाया गया था। अब आईओ को थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि वो पुराना टेप भी उनके पास मालखाने में, इस टेप को भी उन्होंने मिलाया और लगभग हूबहू सेम टेप। अब ये था कि मलियम्मा के कातिल पकड़े जाएं तो आगे कुछ मदद मिले। जल्दी एक अच्छी खबर आई। जो वार्थर पुलिस है उसने 26 फरवरी 2015 को, मतलब कत्ल के करीब 16 दिन बाद, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन चारों को मंजुलम्मा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 तमिलनाडु के थे, 2 कर्नाटक के थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब इधर ब्राउन टेप सिमिलरिटी मिल रही थी, मैरी लुकास के भी और इधर मंजुलम्मा के भी। कातिल पकड़े गए। फौरन जो मैरी लुकास के कत्ल की जांच कर रहे थे,
इसका नाम था कचरनाहल्ली थाना। वहाँ के आईओ अब पहुँचते हैं वार्थर पुलिस स्टेशन और जाकर एक बार कातिल से पूछताछ करना चाहते थे। चूँकि एक ही स्टेट का मामला था, ज़्यादा अड़चन आई नहीं। वहाँ पहुँचे, जो मंजुलम्मा के कातिल थे 4, उनके साथ उन्होंने बैठकर कहा कि अब पूछताछ करते हैं। पर तरीका ये अपनाया कि हर एक से अलग अलग पूछताछ करेंगे, एक साथ बिठा कर नहीं, और जब तक चारों से पूछताछ खत्म नहीं हो जाए चारों को एक साथ नहीं रखेंगे। तो उसी थाने में चारों को 4 अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। अब इसके बाद मैरी लुकास के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनमें से एक एक को अपने कमरे में बुलाते, वहीं के एसएचओ के, और उससे पूछताछ करते। सबसे इधर उधर घुमाकर पूछताछ कर रहे थे। वो सारे मंजुलम्मा के कत्ल की बात तो कबूल करते, लेकिन कहते कि मैरी लुकास के कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं। कई राउंड की पूछताछ हो गई, लगा कि एक बार फिर हाथ खाली है। तभी आईओ को ख्याल आया कि चलो एक एक बार और पूछते, और इस बार सवाल बहुत कम और छोटे होंगे। अब उन्होंने अलग से बुलाकर पूछना शुरू किया, अच्छा ये बताओ कि मंजुलम्मा के कत्ल में तुम लोगों को ये ख्याल कहाँ से आया कि इसके मुंह पर ब्राउन टेप लगाना चाहिए? पहले से पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, फिर चौथे से पूछा। जब इन चारों से पूछा तो पता चला कि 3 ने एक जवाब दिया और चौथे ने कहा कि साहब हमें पता नहीं। जिन 3 लोगों ने जवाब दिया, जिन 3 कातिलों ने, उसने कहा कि साहब ये ब्राउन टेप का आइडिया प्रभु का था। प्रभु उन 4 में से एक था जिसको मंजुलम्मा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तो 3 ने तो कहा कि ये ब्राउन टेप का आइडिया प्रभु का था, लेकिन जब प्रभु से पूछा गया कि ये टेप का आइडिया कैसा था, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, ये सब अचानक हुआ, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। अब पुलिस को यहाँ पर डाउट हुआ। इसके बाद उन तीनों को अलग किया गया और अब प्रभु से पूछताछ शुरू हुई। उसे कहा गया कि तुम्हारा ये टेप का आइडिया कहाँ से था? वो कह रहा कि साहब ये अचानक था कि चीखे नहीं, और इसलिए मुंह बंद करने के लिए ज़रूरी था। तो उसने कहा कि एक मैरी लुकास 1 साल पहले इसी तरीके से बेंगलुरु में मर्डर हुआ और उसके मुंह पर भी यही ब्राउन टेप था, तुमने कत्ल किया था। पहले तो वो घबराया, फिर बोला नहीं मेरा उस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर पुलिस ने उससे ढंग से पूछताछ की। वो बड़ा होशियार इनकार करता रहा। इस दौरान में मंजुलम्मा के घर पर जब कत्ल हुआ था तो उस कत्ल के दौरान वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे। जो मैरी लुकास का कत्ल हुआ था वहाँ से भी फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे। तब उस फिंगरप्रिंट्स जो था उससे अब प्रभु का मिलान कराया गया, एक जगह मैच कर गया। जब मैच कर गया तो प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं था। फिर प्रभु ने कहा कि साहब ये इन्होंने किया तो था, लेकिन ये गैंग नहीं था, हमारा दूसरा गैंग था, और उस दूसरे गैंग ने मैरी लुकास का कत्ल किया था। अब उसने नाम बताए 2, एक का नाम था विजय और एक का नाम था थंग राजू। ये दोनों धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट चेन्नई के थे। पुलिस की एक टीम जाती है, दोनों को गिरफ्तार करके लाती है। अब गिरफ्तार करके ले आई, इधर बात भी हो गई, पूछताछ हो गई, लेकिन एक चीज़ अब भी थी कि ये सिर्फ उसका बयान था और कोर्ट में वो पलट सकता था। तो कत्ल उसी ने किया है कि नहीं किया है, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एविडेंस भी हो जिसको कोर्ट में खड़ा कर सके। तो फिर प्रभु से सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि जो मैरी लुकास ने अंगूठी पहनी थी और चेन पहना था, उसने 2 अलग अलग जौहरी के यहाँ दोनों चीज़ें बेची हैं। उसने जौहरी के नाम बताया। अब जब उन दोनों जौहरियों के यहाँ, एक गणेश ज्वेलर्स ये तमिलनाडु में जाकर बेचा और एक था कृष्णगिरी ये कर्नाटक में, पुलिस गई। इत्तेफाक से नसीब देखिए कि जैसा चेन और अंगूठी उन्होंने बेचा था सेम अब तक उसका कुछ नहीं किया था, और उन्हीं दोनों जौहरी की दुकान में वो बरामद हो गया। तो इसका मतलब है कि अक्यूज्ड के बिहाफ पर, उसके निशानदेही पर कत्ल के दौरान लूटे गए जो जेवरात थे वो मिल गए। ये एक बड़ा सबूत था। अब तीनों कातिल भी साथ थे। पुलिस ने पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया, कैसे किया? तो पता चला कि मैरी लुकास का कत्ल एक इत्तेफाक था। असल में हुआ ये था कि एक रद्दी वाला था, तो वो अक्सर उस इलाके में घरों में जाता और वहाँ पर रद्दियाँ बेचता था, मतलब खरीदता था।
चूंकि मैरी लुकास का एक पीजी था और वहाँ पे सारे जो लोग रहते थे ज़्यादातर स्टूडेंट थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो अक्सर न्यूज़पेपर जमा हो जाता, तो वो रद्दी वाला जाता और वो वहाँ से ख़रीदता था। अच्छा, इससे पहले जिस वक्त ये कत्ल हुआ मैरी लुकास का, तब पीजी में कुल 5 कमरे किराए पे चढ़े हुए थे। जिस दिन कत्ल हुआ वो पाँचों के पाँचों पीजी में थे ही नहीं, वो सब शाम को लौटे। पुलिस ने उनको पूरा टटोल लिया, खंगाल लिया, पता चला कि वाकई कत्ल के वक्त नहीं थे, तो उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी। तो फिर ये हुआ कि इस रद्दी वाला जब भी जाता और देखता, रद्दी खरीदता, इसी दौरान में उसे सब कुछ पता चल गया कि हाँ, मैरी लुकास एक बुजुर्ग लेडी है, उम्र 68 साल के आसपास, और अक्सर गहने पहने रहती है। रद्दी वाले ने प्रभु, जो उसका दोस्त था, उसे ये बात बताई। उसने कहा एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, उस लेडी के पास काफ़ी गहने हैं, पीजी चलाती है, बेटे भी कमाते हैं, और उसके घर में आसपास कोई रहता नहीं, बेटा सुबह चला जाता और रात को आता है, तो पूरे दिन वो अकेली रहती है, तो उसको आसानी से लूटा जा सकता है। प्रभु ने कहा ठीक है। फिर इन लोगों ने रेकी की और रेकी करके देख लिया कि मैरी लुकास का रूटीन क्या होता है। फिर ये भी देखा कि दोपहर के वक्त सारे पड़ोसी भी अपने अपने घरों में होते हैं, सन्नाटा होता है। इसी के बाद ये लोग 29 अप्रैल 2014 की दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास, जब आखिरी बार मैरी पड़ोसी से मिलकर गई, अंदर जाते हैं तीनों और मैरी को पकड़ते हैं, उसका गला घोंटते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और वो ब्राउन टेप लगाते हैं और चेन और उसकी जो अंगूठी थी, बोले गए घर में बाकी तलाशी ली, लेकिन घर में मैरी गहने रखती नहीं थी, वो लॉकर में रखा करती थी। तो जो भी हाथ आया 15 मिनट में ये सारा काम करके सब निकल गए, सिर्फ 15 मिनट में। अब पुलिस के लिए चैलेंज यही था कि कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई कैमरा नहीं, मोबाइल यूज़ नहीं किया। तो इसके बाद खैर अब पुलिस इन सब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, अदालत में ये मामला चढ़ता है और फिर जो लोअर कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाती है। लोअर कोर्ट इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा देती है। उसकी वजह ये थी कि एक तो बुजुर्ग महिला और जिस तरीके से इन्होंने उसे मारा, तब जब ये हादसा हुआ उससे पहले के 2-3 सालों में बेंगलुरु के अंदर करीब 22 ओल्ड लेडी का मर्डर हो चुका था। इस केस के बाद फिर पुलिस ने बाकी पुराने केसेस से बहुत कुछ सीखा और उससे उन्हें इन्वेस्टिगेशन में मदद भी मिली। लेकिन आज भी बेंगलुरु पुलिस का ये मानना है कि ये वो केस था जिसमें कोई क्लू नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे थाने में एक दूसरे मर्डर में एक ब्राउन टेप यूज हुआ और उस ब्राउन टेप की वजह से पहले कत्ल का खुलासा हो गया। अगर ब्राउन टेप का यूज मैरी के कत्ल में ना होता तो शायद मैरी के कातिल आज़ाद होते। लेकिन 2 कत्ल, 1 साल का गैप और एक ही तरह का ब्राउन टेप, उसने इस केस को खोल दिया। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जो क्राइम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आइए उस पर बारीकी से नज़र रखें तो फिर कातिल या मुजरिमों का बचना बड़ा मुश्किल है। इस केस को आज भी बेंगलुरु में ब्राउन टेप केस के नाम से याद किया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।